नमस्ते दोस्तों, आशा है कि आप लोग अपने घर पे सुरक्षित होंगे और इस वैश्विक महामारी में आप सभी अपने आप को सुरक्षित रखते हुए अपने परिवारजनों को भी सुरक्षित रखने के लिए, समाज को सुरक्षित रखने के लिए प्रेरित करते होंगे। दोस्तों, हम अपने इस लिब्रस ऐप के ज़रिए आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करते हैं और उसमें सहभागी बनते हैं कि आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने में हमारी अधिक से अधिक उपयोगिता का वर्ण करें। मित्रों, जब भी हम बात करते हैं तो बाल विकास और अभिवृद्धि की बात हम लोगों ने पिछली क्लास में की थी। अब आज हम लोग बात करते हैं विकास के दूसरे चरण की तरफ बढ़ते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने बात किया था गर्भावस्था के बारे में। जो मित्र मेरे नहीं देख पाए हैं वो पिछली वीडियो को देखें और उससे संबंधित तथ्यों को अपने कॉपी में नोट करते हुए चलें। मित्रों, आज हम बात करेंगे शैशवावस्था की। शैशवावस्था को सामान्य रूप से 0 से लेकर 5 वर्ष तक का काल माना जाता है। 0 से लेकर 5 वर्ष। अब जब हम 0 से 5 वर्ष की बात करते हैं तो इसमें एक प्रश्न उठता है कि सर, किताबों में तो हमने पढ़ा है कि उत्तर शैशवावस्था और पूर्व शैशवावस्था, तो आखिर ये क्या है? पूर्व शैशवावस्था क्या है? उत्तर शैशवावस्था क्या है? तो हम इसकी बात करते हैं कि इसका विभाजन कैसे किया जाता है। प्रारंभ में जो विभाजन शैशवावस्था का किया गया था, चाहे वह रास की बात करें हम कि रास महोदय ने किया या एडिनल ने जो किया, या फिर हम बात करें मैडम एलिजाबेथ हर्लॉक की बात करें, फ्राइड की बात करें, जिन भी मनोवैज्ञानिकों के तथ्यों की हम बात करते हैं उनके अंतर्गत यह 0 से 5 स्तर तक ही रखा गया। लेकिन आधुनिक मनोविज्ञान में जब इसकी चर्चा की जाती है दोस्तों, तो आधुनिक मनोविज्ञान में इसको 2 भागों में बांटा जाता है। पहला भाग इसका कहा जाता है पूर्व शैशवावस्था। पूर्व शैशवावस्था जो 0 से लेके 3 वर्ष का होता है। और दूसरी बात आती है उत्तर शैशवावस्था, जिसे 3 से लेके 6 वर्ष तक का निर्धारण किया जाता है। 3 से लेके 6 वर्ष तक। तो हम यदि ये करते हैं, क्वेश्चन आता है कि शैशवावस्था का काल कितना होता है, तो 0 से लेके 5 वर्ष तक। लेकिन वहीं पे क्वेश्चन अगर आता है कि उत्तर शैशवावस्था क्या है, तो ये 3 से लेके 6 वर्ष तक की अवस्था होती है। दोस्तों, थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होता है, लेकिन हम इन तथ्यों से अगर हम इस रूप में इसको पढ़ते हैं तो हमारा सारा कन्फ्यूजन इसमें दूर हो जाता है। और इसीलिए मैं इसको हमेशा से ऐसे ही लिखते आता हूं ताकि हमारे मित्रों को, हमारे दोस्तों को किसी भी प्रकार की समस्या न हो। आगे हम लोग बात करते हैं कि शैशवावस्था है क्या। तो जब हम शैशवावस्था की बात करते हैं तो शैशवावस्था को कहा जाता है कि शैशवावस्था एक निर्माणकारी अवस्था है। निर्माणकारी अवस्था है। क्यों निर्माणकारी अवस्था इसे कहा जाता है? क्योंकि जैसे एक कोरा कागज या सादा प्लेट, कोरा कागज होता है यह अवस्था, यह जो भी अपने वातावरण में जो भी चीज़ों को देखता है उसे उसी रूप में क्या करता जाता है, उसका अनुकरण करता जाता है और बच्चे उन चीज़ों को सीखते जाते हैं। तो दोस्तों, इसी कारण इसे निर्माणकारी अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि इस अवस्था में शारीरिक एवं मानसिक तीव्रता पाई जाती है। इसका विकास जब होता है तो इसमें शारीरिक एवं मानसिक तीव्रता बड़े उच्च स्तर की पाई जाती है। आप देखते हैं कि बच्चे छोटे होते हैं, जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं उनमें तीव्र परिवर्तन देखने को मिलता है। उनका मस्तिष्क भी उसी तरीके से एक्टिव होता है। अब अगर हम बात करें कि मनोवैज्ञानिक इस अवस्थाओं के बारे में बात क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फ्राइड क्या कहता है इस अवस्था के बारे में। फ्राइड कहता है जिसे जो बनना है वह प्रारंभिक 5 वर्षों में जिसे जो बनना है वह प्रारंभिक 5 वर्षों में बन जाता है।
5 वर्षों में बन जाता है। यह 5 वर्षों की चर्चा फ्राइड करता है कि जो कुछ भी व्यक्ति देखता है, जो कुछ भी उसका भविष्य का निर्धारण होता है, वो प्रथम 5 वर्षों में उसके मस्तिष्कीय पटल पर अंकित हो जाता है और उसका उसी प्रकार से विकास होता है। जब आगे बात बढ़ती है तो दूसरे एक मनोवैज्ञानिक का नाम आता है जिसे हम कहते हैं थॉर्नडाइक। और थॉर्नडाइक ने शैशवावस्था को अर्ध स्वप्न की अवस्था कहा है। अर्ध स्वप्न की अवस्था। तो दोस्तों बात आती है कि अर्ध स्वप्न क्यों कहता है यह। जब भी हम देखते हैं कि बालक जो होते हैं उनके अंदर कल्पनाशीलता अधिक पाई जाती है और कल्पनाशीलता के कारण ही इसे अर्ध स्वप्न थॉर्नडाइक कहता है। जबकि आगे बात करें अगर हम तो एक मनोवैज्ञानिक आते हैं, एक मनोवैज्ञानिकों की जोड़ी आती है जिसे कहा जाता है क्रो एंड क्रो। तो क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं? क्रो एंड क्रो कहते हैं कि 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी होगी। बालकों की शताब्दी होगी। यह इसकी चर्चा करते हैं कि 20वीं शताब्दी में जो भी बालक 20वीं 21वीं शताब्दी में जन्म होंगे उन बालकों में शारीरिक और मानसिक तीव्रता अन्य बालकों की अपेक्षा और भी ज्यादा होगी। इसी कारण यह कहते हैं कि 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी होती है। और यहीं पे जब बात आती है मैडम मारिया मॉन्टेसरी की, तो मॉन्टेसरी इसके बारे में एक अपना तथ्य देती हैं और मॉन्टेसरी कहती हैं कि शैशवा अवस्था अत्यंत ग्रहणशीलता की अवस्था होती है। अत्यंत ग्रहणशीलता की अवस्था होती है। शैशवा अवस्था को ये क्या कहती हैं कि अत्यंत ग्रहणशीलता की अवस्था होती है। अब यहीं पे एक अन्य मनोवैज्ञानिक की बात आती है जिसका नाम है वैलेंटाइन। वैलेंटाइन ये 14 फरवरी वाले नहीं हैं, ध्यान रखिएगा इसका। ये 14 फरवरी वाले वैलेंटाइन नहीं है। ये वैलेंटाइन कौन से हैं? एक मनोवैज्ञानिक हैं जो मनोविज्ञान के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में बहुत उपयोगी कार्य किया है इन्होंने। तो यह बालकों के बारे में जब अध्ययन करते हैं तो कहते हैं कि शैशवा अवस्था जो है यह क्या है? सीखने का आदर्श काल है। सीखने का आदर्श काल है। सीखने के आदर्श काल की बात करते हैं ये कि इस अवस्था में बालकों में जो भी अधिगम होता है वह तीव्र स्तर का और कम समय में हो जाता है। इसी कारण वैलेंटाइन सीखने का आदर्श काल इसे कहते हैं। और जब बालकों में सीखने की तीव्रता की बात आती है या फिर बालकों के व्यवहारिक परिवर्तन की बात आती है तो उससे संबंधित अध्ययन में एक नाम आता है जिसे कहते हैं वाटसन। तो वाटसन साहब क्या कहते हैं? वाटसन कहते हैं कि बालकों का, इसे पहले वीडियो में मैंने इस पे चर्चा भी किया था इंट्रोडक्शन वीडियो में, इन्होंने कहा कि बालकों का सर्वोत्तम विकास या सबसे तीव्र विकास शैशवावस्था में होता है। दूसरे स्टेटमेंट में इसी स्टेटमेंट को और भी मॉडिफाई करके इन्होंने कहा कि अन्य अवस्थाओं की अपेक्षा शैशवावस्था में तीव्र विकास होता है। बालकों के अन्य अवस्थाओं की अपेक्षा शैशवावस्था में तीव्र विकास होता है। और इन्हीं सब मनोवैज्ञानिकों के अध्ययनों के आधार पर हम जब शैशवावस्था का अध्ययन करते हैं तो हम शैशवावस्था के अध्ययन को कई भागों में विभाजित करते हैं। जैसा कि अगर हम बात करते हैं कि शैशवावस्था किस रूप में प्रभावी होता है या शैशवावस्था का प्रभावीकरण किस प्रकार से पाया जाता है, तो शैशवावस्था के इस अध्ययन को करने के लिए हम इसमें भिन्न भिन्न भागों में शैशवावस्था को विभाजित कर देते हैं। जैसे कि सबसे पहली बात अगर हम करें तो शारीरिक विकास। शारीरिक विकास। अब ये शारीरिक विकास कैसा होता है बालकों में? ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है शारीरिक विकास करना। कि जैसे जन्म के समय बालकों का वजन कितना होता है, तो जन्म के समय बालकों का वजन 6 से 8 पाउंड तक होता है वजन।
ठीक है। जन्म के समय बालकों की लंबाई कितनी होती है? तो लंबाई, बालकों की लंबाई 20 से 21 इंच या 51 सेंटीमीटर बालकों की लंबाई होती है। जन्म के समय मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो जब भी हम बात करते हैं मस्तिष्क के भार की, मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो मस्तिष्क का भार होता है 350 ग्राम। लेकिन यहां पे क्वेश्चन सीटेट में थोड़ा और अलग टाइप से पूछता है कि बालकों के दो वर्ष के बालक के मस्तिष्क का भार कितना होगा। सामान्य रूप में हम जानते हैं कि एक मनुष्य के मस्तिष्क का औसत वजन लगभग 1400 ग्राम होता है। तो 2 वर्ष के बालक का मस्तिष्क कितना भारी होगा या उसका वजन कितने ग्राम का होगा, इसकी चर्चा हम करते हैं कि जन्म के समय बालकों का मस्तिष्क का भार कितना होता है? 350 ग्राम। और 2 वर्ष होते होते मस्तिष्क के भार का वजन मूल वजन के 2 गुना हो जाता है। कितना होगा? मूल वजन के 2 गुना। तो 350 का 2 गुना कितना हो जाएगा कि 2 वर्ष में यह दुगुना या 700 ग्राम हो जाता है। अब बालकों के मस्तिष्क का वजन कितना हो जाता है? 2 वर्ष में बढ़ के 700 ग्राम हो जाता है। अब यहां पे बात आती है फिर कि जन्म के समय बालकों की हड्डियां कितनी होती हैं। तो जन्म के समय हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 300 हड्डियां होती हैं जन्म के समय। और स्वस्थ मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 206 हड्डियां पाई जाती हैं। तो जन्म के समय मनुष्य की हड्डियां, बालक की हड्डियां 300, और जैसे जैसे बालक का आयु बढ़ता जाता है उसमें 206 हड्डियां हो जाती हैं। अब इससे एक और क्वेश्चन बनता है कि मनुष्य की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो स्टेपीज, कान की हड्डी स्टेपीज सबसे छोटी होती है। और सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? फीमर, जंघे की हड्डी सबसे लंबी होती है, फीमर। तो इस प्रकार से हड्डियों की जब भी हम चर्चा करते हैं, जन्म के समय 300 हड्डियां, स्वस्थ मनुष्य की 206 हड्डियां, सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज और सबसे लंबी हड्डी फीमर। ठीक है। अब इस अवस्था में एक और बात पूछी जाती है कि जन्म के समय बालकों के हृदय की धड़कन कैसी होती है। तो हृदय की धड़कन हमेशा ध्यान में रखिएगा, जब भी हम बात करते हैं हृदय की धड़कन की, कि धड़कन कैसा होगा, तो धड़कन हमेशा बालकों का अनियमित होता है। कैसा होता है दोस्तों? अनियमित। बालकों के धड़कन बहुत तेज होते हैं, अनियमित होता है। ठीक है। तो इस अवस्था की एक बार फिर हम शारीरिक अवस्थाओं की, शारीरिक विकास की बात करते हैं कि जन्म के समय बालकों का वजन कितना होता है? 6 से 8 पाउंड होता है। लंबाई कितनी होती है? 20 से 21 इंच या 51 सेंटीमीटर होती है। मस्तिष्क का भार कितना होता है? 350 ग्राम। 2 वर्ष में बालक के मस्तिष्क का भार कितना हो जाता है? 700 ग्राम। फिर हम बात करते हैं कि जन्म के समय बालकों की हड्डियां कितनी होती हैं? 300 हड्डियां होती हैं। स्वस्थ मनुष्य के शरीर में हड्डियां कितनी होती हैं? 206 हड्डी होती है। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपीज, कान की हड्डी है। मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर, जंघे की हड्डी सबसे लंबी हड्डी होती है। जन्म के समय बालकों के हृदय की धड़कन कैसी होती है? अनियमित पाई जाती है। तो ये तो था हमारा शारीरिक विकास। एक एक पॉइंट को आप नोट करते चलिएगा, देखिएगा इसमें एक एक पॉइंट मैं आपको क्लास की तरह ही बता रहा हूँ। जैसे कि जो भी हमारे स्टूडेंट हैं जो ऑफलाइन क्लास करते हैं वो अपने नोट्स भी देख लेंगे और इस चीज़ को नोट भी करते जाएंगे। जो लोग नए हैं वो इस चीज़ को नोट करते जाएंगे कि किस प्रकार से आपके लिए एक एक पॉइंट टू पॉइंट में नोट करते जा रहा हूँ। दोस्तों हमारी मेहनत आपकी सफलता है। आप सफल हैं तो हमारा मेहनत सफल है, आप सफल नहीं हैं तो हमारा मेहनत सफल नहीं हो सकता है। इसलिए किसी भी कार्य में किसी भी प्रकार का आलस्य मत कीजिएगा। ध्यान रखिएगा इसका कि आलस्य नहीं करना है, हम इसे नोट करते हुए चलेंगे। दोस्तों हमसे लोग कहते हैं कि सर आप मोटिवेशन कुछ नहीं बताते हैं। मैं
सही में कहता हूँ कि मैं तो अभी साइकोलॉजी का एक बच्चा हूँ जो साइकोलॉजी सीख रहा है, तो मैं क्या मोटिवेशन बताऊंगा आप लोगों को। आप खुद मोटिवेटेड हो। जब भी बिस्तर पे जाओ रात में सोने के लिए, तो अपने आप से एक प्रश्न पूछना कि क्या आप दिन में जो तय किए थे वो पूरा किए। और हर सुबह आंख खोलो तो अपने लिए एक छोटा सा टारगेट, छोटा सा ही टारगेट, एक टारगेट फिक्स करो और अपनी पूरी ऊर्जा लगा दो उसको पूरा करने में। पूरे दिन भर का समय होता है, आप उस टारगेट को पूरा कीजिए। और शाम को जब सोने जाइए तो आप अपने आप से पूछिए कि क्या हम उस टारगेट को अचीव कर पाए हैं। इससे बड़ा मोटिवेशन मित्रों कुछ नहीं होता है। इस चीज़ को हम खुद फॉलो करते हैं तो मुझे लगता है कि यही एक सबसे बेहतर मोटिवेशन होता है। आगे हम लोग बात करते हैं कि ये तो हमने शारीरिक विकास की बात की थी। दूसरी विकास की प्रक्रिया जो होती है वो होती है मानसिक विकास। तो दोस्तों हम मानसिक विकास के बारे में चर्चा करते हैं कि मानसिक विकास किस प्रकार से बालकों में होता है। दूसरी चर्चा है हमारी मानसिक विकास। जन्म से लेकर 5 माह तक, जन्म से लेकर 5 माह तक के शिशु में मानसिक परिवर्तन जो होता है वह परिवर्तन तो होता है लेकिन अप्रत्यक्ष होता है, हम उसे देख नहीं पाते हैं। परंतु जैसे जैसे बालक 4 से 5 माह का हो जाता है तो ध्वनियों के प्रति आकर्षण करना, ध्यान दीजिएगा इसका, ठीक है, कि 4 से 5 माह में ध्वनि के प्रति आकर्षण, ध्वनि के प्रति आकर्षण होने लगता है। ये ध्वनि का आकर्षण क्या है कि जैसे मान लीजिए आप ताली बजाया तो बालक क्या हुआ, इधर देखा, फिर इधर ताली बजाया तो बालक क्या हुआ, इधर देखा, ऊपर ताली बजाया तो बालक क्या हो गया, ऊपर देखने लगा। उससे जो वो पहचान, ध्वनियों की पहचान करने लगता है, ठीक है। दूसरी चीजें क्या हो जाती है, वस्तुओं को पहचानना, वस्तुओं को पहचानने लगता है। बालक में यह एक परिवर्तन देखने को मिलता है कि वो क्या करता है, वस्तुओं को पहचानना, पहचान वस्तुओं की करने लगता है एवं वस्तुओं को क्या करने लगता है, पकड़ने लगता है। अब इसको एक अन्य थोड़ा सा और मॉडिफाई करके हम पढ़ेंगे तो फ्राइड की एक थियरी आती है, इनल एनल फिनल पेनल, मुखी अवस्था। बालक कुछ भी पकड़ता है तो उसे क्या करता है, मुख में डालने का प्रयास करता है। कुछ नहीं करेगा, अपनी उंगली को मुख में डालेगा, अपने पैर की उंगली को मुख में डालेगा, और इसी को फ्राइड ने मुखी अवस्था के रूप में परिभाषित किया है। ये बालकों के वस्तुओं की पहचान एवं पकड़ने की प्रवृत्ति बालकों में मानसिक विकास के अंतर्गत आती है, ठीक है। अब इसके साथ साथ एक और चीज होता है, परिचितों को देखकर मुस्कुराना। परिचितों को देखकर बालक क्या करने लगता है, मुस्कान देता है, मुस्कुराहट आती है बच्चों में। एक कल्पना कीजिए कि एक छोटा बच्चा आपको देखकर मुस्कुरा रहा हो तो आपको कैसा लगेगा, कैसी फीलिंग आएगी आपके अंदर। ठीक वही फीलिंग जो होता है बच्चों के अंदर भी होता है कि जब भी वो अपने परिचितों को देखता है तो क्या होता है, उसके अंदर मुस्कुराहट होने लगती है। और ये सभी कार्य क्या हैं, बालक के मानसिक विकास के परिचायक होते हैं। और यह बालकों में किस अवस्था तक उनके संपूर्ण मानसिक विकास की बात होती है, तो 3 वर्ष तक के बालक में लगभग 50% मानसिक विकास हो जाता है। 3 वर्ष तक के बालक में लगभग उसके संपूर्ण मानसिक विकास का 50% मानसिक विकास हो जाता है, और यह बालकों की सबसे बड़ी विशेषता होती है। 1 वर्ष का बालक दूसरे लोगों के कार्यों की नकल करने लगता है, जिसे कहते हैं क्या, कि अनुकरण करना। बालकों में क्या होने लगता है,
1 वर्ष की अवस्था में बालक क्या करने लगता है, अनुकरण करने लगता है, और धीरे धीरे यह अनुकरण उसमें मानसिक विकास की प्रक्रियाओं का एक परिचायक बनने लगता है। तो इस प्रकार से हम सब कुछ मानसिक विकास की प्रक्रिया के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, आगे की बात करते हैं, इसे आप लोग नोट कर लिए होंगे दोस्तों। तो बात करते हैं आगे कि बालकों में जो परिवर्तन देखने को मिलता है, शारीरिक विकास, मानसिक विकास के बाद तीसरी विकास की अवस्था आती है जिसे हम कहते हैं संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। बालकों में ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है, तो देखिए अब यहाँ पे एक प्रश्न पूछा जाता है कि जन्म के समय बालकों में किस प्रकार का संवेग पाया जाता है। तो इसे ध्यान रखने की एक चीज है कि जन्म के समय बालकों में संवेदना मात्र होती है, संवेदना मात्र होती है। जैसे जैसे इनकी आयु बढ़ती जाती है वैसे वैसे इनमें संवेगों का विकास होने लगता है। लेकिन जब यहीं पे एक बात आती है यहीं पे एक बात आती है वाटसन की। वाटसन कहते हैं कि जन्म के समय बालकों में 3 प्रकार के संवेग पाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। वाटसन कहते हैं कि जन्म के समय बालकों में 3 प्रकार के संवेग पाए जाते हैं, भय, क्रोध और प्रेम। यह 3 संवेग पाए जाते हैं जन्म के समय बालकों में। लेकिन आपको जब भी सीटेट में प्रश्न आए कि जन्म के समय बालकों में किस प्रकार के संवेग पाए जाते हैं, तो सिर्फ आपको एक उत्तर लगाना है, संवेदना मात्र। बालकों में सिर्फ संवेदना को एक और शब्द के रूप में परिभाषित किया जाता है उत्तेजना मात्र यही पाया जाता है जन्म के समय बालकों में। लेकिन जब क्वेश्चन थोड़ा सा और बदल दिया जाता है और पूछा जाता है वाटसन ने जन्म के समय बालकों में कितने प्रकार के संवेग बताए हैं, तो वाटसन ने जन्म के समय बालकों में 3 प्रकार के संवेग बताए हैं। 3 प्रकार के कौन कौन से संवेग? पहला भय, दूसरा क्रोध और तीसरा प्रेम। और इन्हीं 3 संवेगों की चर्चा की है। ठीक है, तो संवेग, आई थिंक आप लोग संवेगों के बारे में समझ चुके होंगे कि संवेग क्या है। अब यहां पे एक बात हम करें कि संवेग क्या है, तो संवेग क्या है, वह प्राणी की उत्तेजना है जो किसी उद्दीपक को देखकर प्राणी को अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रेरित करती है। यही संवेग है। जैसा व्यवहार हमारे साथ होता है उसी प्रकार के हमारे संवेगों में परिवर्तन होता है। उत्तेजना से बात हम करते हैं कि हमारा उत्तेजना क्या है, कि जब भी हम किसी उद्दीपक को देखते हैं तो उस उद्दीपक की प्राप्ति के लिए मन की जो इच्छाएं होती हैं, जो लिबिडो होता है, वो लिबिडो हमें प्रेरित करता है अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। अब यहाँ पे लिबिडो शब्द आ रहा है और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिबिडो शब्द किसने दिया था, तो यह एनालिटिकल साइकोलॉजी के प्रणेता फ्राइड ने इस शब्द का इजाद किया था। उन्होंने ही लिबिडो कहा था। लिबिडो की मतलब, लिबिडो का अर्थ होता है मन या इच्छा। तो जो हमारी इच्छा होती है यही क्या होती है, यही हमारे संवेदना के, हमारी उत्तेजना के निर्माण का कारण बनती है। चलिए आगे बात करते हैं। तीसरा, एक चौथा विकास होता है जिसे हम कहते हैं सामाजिक विकास। सामाजिक विकास। तो दोस्तों देखने वाली बात इसमें यह है कि शैशवावस्था में भी सामाजिक विकास होता है। हाँ, बालक प्रथम 2 वर्षों में, बालक का जो प्रथम 2 वर्षों का व्यवहार होता है वो क्या होता है? प्रथम 2 वर्षों का व्यवहार कैसा होता है?
ये क्वेश्चन आता है, ये सीटेट का प्रश्न है, ध्यान रखिएगा इस चीज को कि प्रथम 2 वर्षों का व्यवहार कैसा होगा? आत्म केंद्रित व्यवहार होता है। कैसा व्यवहार होगा? आत्म केंद्रित होता है। बालक सिर्फ अपने बारे में सोचता है और किसी के बारे में नहीं सोचता है। लेकिन 2 वर्षों के बाद वह अपने परिवार में लोगों से जुड़ने लगता है और जुड़ने के कारण उसका जो एटमॉस्फेयर का इफेक्ट होता है वो बालक पे पड़ता है। इसी कारण मारिया मॉन्टेसरी ने कहा था कि बालक का प्रथम समाज या प्रथम विद्यालय उसका परिवार है और प्रथम शिक्षिका उसकी मां है। तो दोस्तों इन 2 वर्षों के बाद बालकों का विकास जो होता है उसका 2 वर्षों के बाद से सामाजिकरण होने लगता है। बालक का सामाजिकरण होने लगता है। अब सामाजिकरण से ही प्रश्न आता है कि बालकों में सामाजिकरण कब से प्रारंभ होता है? तो यह शुरू तो हो जाता है जन्म से, लेकिन इसका संपूर्ण प्रभाव जो होता है वो कब से प्रारंभ होता है? 2 वर्षों से। बालक जिस समाज में जन्म लेता है उसी समाज से उसका सामाजिकरण प्रारंभ हो जाता है। और ये सीटेट में आया हुआ प्रश्न है कि बालकों में सामाजिकरण कब से प्रारंभ होता है, और इसका आंसर होता है जन्म से। जन्म से ही बालक जिस परिवार में जन्म लेगा वहीं से तो उसका सामाजिकरण होगा, तो जन्म से ही उसमें। या फिर आप ऐसे सोचिए कि किसी ब्राह्मण परिवार में एक बालक का जन्म हुआ और ब्राह्मण का नाम रखने के लिए पंडित जी आए, तो पंडित जी ने बालक के कान में जाके कहा कि सरस्वती मंत्र सिखाया, ओम भूर्भुवस्सुः सप्तुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। और बालक ने वो सीख लिया। अब बालक क्या होगा? गायत्री मंत्र पढ़ने लगा वो। तो उसका जो पारिवारिक वातावरण है वो किस प्रकार का है, वो उस तरीके का हो गया। दूसरे, एक काजी साहब के यहाँ एक बच्चे का जन्म होता है और काजी साहब के यहाँ बच्चे के जन्म के बाद लोग आते हैं और उसके कान में कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलमा पढ़ के जाते हैं। तो उस बच्चे का सामाजिकरण कैसा हो गया? इस्लामिक प्रवृत्ति का होने लगता है धीरे धीरे। और प्रथम वाले बच्चे का कैसा होता है? उसका हिंदू सनातन धर्म के आधार पे होने लगता है। इस प्रकार से बालकों का जो विकास होता है या विकास की प्रवृत्ति इसी तरीके से निर्धारित होती है। इसी कारण कहा जाता है कि बालकों में जो सामाजिकरण होता है कहाँ से होता है? जन्म से प्रारंभ होता है। आगे की बात हम करते हैं कि 4 से 5 वर्ष के अवस्था में जब बालक विद्यालय जाने लगता है तो विद्यालय जाने में बालकों में क्या होता है कि विद्यालय द्वितीयक वातावरण होता है। और ये क्वेश्चन आया हुआ है, द्वितीयक वातावरण होता है। और द्वितीयक वातावरण से बालक क्या सीखता है? द्वितीयक वातावरण से बालक सीखता है शिष्टाचार, नैतिकता आदि का अध्ययन करता है और बालकों के व्यवहार में इस प्रकार से परिवर्तन होने लगता है। तो दोस्तों, सामाजिक विकास प्रथम 2 वर्षों में बालकों का व्यवहार कैसा होता है? आत्मकेंद्रित होता है। बालक में सामाजिकरण कैसे प्रारंभ होता है? जन्म से प्रारंभ होता है। विद्यालय किस प्रकार का वातावरण है? द्वितीयक प्रकार का वातावरण है। विद्यालय से बालक क्या सीखता है? शिष्टाचार एवं नैतिकता सीखता है। आगे की बात हम करते हैं कि अब बालकों में पढ़ते हैं हम भाषा विकास। भाषा विकास, बालक जब जन्म लेता है तो उसकी भाषा कैसी होती है? जन्म के समय कोई भाषा नहीं होती है, कोई भाषा नहीं होती है जन्म के समय। लेकिन जब बालक 6 माह का होता है तो 2 शब्द बोलना शुरू करता है। 6 माह में वह 2 शब्दों को बोलना शुरू करता है, आ, ई। आ और ई की ध्वनि उत्पन्न करता है और उन्हीं ध्वनियों को 2 भागों में विभाजित करता है, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जिसे 2 भागों में विभाजित किया जाता है, स्वनिम और रूपिम। स्वनिम और रूपिम,
इन्हीं 2 भागों में बालक क्या करता है, भाषाओं की चर्चा करता है, स्वनिम और रूपिम भाग में। ठीक है, 2 वर्ष का लगभग बालक जो होता है वो 272 शब्दों को, 2 वर्ष का बालक 272 शब्दों को बोलने लगता है। और जैसे जैसे बालक की आयु बढ़ती जाती है उसके शब्द संग्रहण की क्षमता में धीरे धीरे वृद्धि होने लगती है। बालकों में यह शब्द संग्रहण की क्षमता जो होती है इसी को भाषा विकास कहा जाता है। एक शब्द में समझिए कि भाषा विकास क्या है, बालकों में शब्दों का उच्चारण एवं शब्दों का संग्रहण करने की क्षमता को ही भाषा विकास कहा जाता है। अब यहाँ पे बात आती है कि क्या शैशवावस्था में व्याकरण शुद्धि होती है? नहीं होती है। शैशवावस्था में बालक जो भाषा जैसे सीखता है बिना उसका अर्थ जाने उसी रूप में उसको बोलने लगता है, अनुकरण करता है उसका। इसी कारण इस अवस्था में किसी भी प्रकार के व्याकरण शुद्धि की आशा नहीं की जाती है। धीरे धीरे जब बालक 4-5 वर्षों का हो जाता है, विद्यालय जाने लगता है, तो उसमें व्याकरण शुद्धि धीरे धीरे आती है। और यह जब हम बाल्यावस्था पढ़ेंगे तो इसके बारे में चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से व्याकरण अशुद्धियों को दूर किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों जब भी हम बात करते हैं इन्हीं 5 पॉइंट की बात करते हैं शैशवावस्था में, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास और भाषा विकास। अब इस अवस्था में बालक छोटे छोटे परिवार में रहता है तो छोटे छोटे दंड और प्रबलन, इन दोनों के माध्यम से बालकों के व्यवहार को नियंत्रित किया जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि बालकों के व्यवहार को नियंत्रित किस प्रकार से किया जाता है? दंड एवं प्रलोभन के माध्यम से बालकों के व्यवहार को सुनिश्चित किया जाता है। ठीक है, उनकी जिज्ञासा, बालकों में जिज्ञासा होती है, उन जिज्ञासाओं को शांत करते रहना चाहिए और क्रिया करके या खेल के माध्यम से बालकों में एक पद्धति होती है किंडरगार्टन पद्धति। किंडरगार्टन आप लोगों ने पढ़ा होगा, फ्रोबेल पद्धति, इनका उपयोग करके बालकों को शिक्षा प्रदान किया जाता है। शैशवावस्था में यह इनकी प्रमुख विशेषताएं होती हैं। दोस्तों हम इसी कड़ी में आगे पढ़ेंगे बाल्यावस्था। तब तक के लिए नमस्ते, सलाम।